वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट हमारे यूनिट 4 ईएमआई एंड एसी का। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था एसी सर्किट विद इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर एल सी एंड आर इन सीरीज़। तो जो लास्ट सर्किट हमने पढ़ा था एल सी आर सीरीज सर्किट, उसी से आगे का कॉन्सेप्ट अब हम बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर रेजिस्टर या फिर नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट उसको कहते हैं जिसमें इंडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, ये प्योर रजिस्टर के लिए कहा जाता है। एक एसी सर्किट है, एसी सोर्स है जिसको प्योर आर से कनेक्ट किया गया है। हमें यहाँ पर एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है, और एवरेज पावर जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कितना वर्क हुआ, एक साइकिल के लिए टाइम कैपिटल टी, दोनों का रेशियो कर दो तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगी। यहाँ पर आने वाली सभी डेरिवेशंस में जनरल फार्मूला लगाएंगे। तो वर्क डन निकालना है, कैपिटल टी से डिवाइड करना है, और फिजिक्स में हम जानते हैं वर्क डन हमेशा स्मॉल वर्क डन से शुरुआत की जाती है कैलकुलेशन के लिए। तो प्योर रजिस्टर के लिए अगर हम देखें तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं, E इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। देन स्मॉल वर्क डन की बात करें तो स्मॉल वर्क पावर इंटू स्मॉल टाइम होता है, पावर ईएमएफ इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट की फॉर्म में है। ई और आई की वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी साथ में डी टी। टोटल वर्क डन बनाना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू हो जाता है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्योंकि डी के साथ टी है तो लिमिट्स यहाँ टाइम की लगेगी, जो कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी वेरी कर रहा है। तो डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन डब्ल्यू, जो कि डब्ल्यू माइनस 0 से डब्ल्यू ही बन जाएगा। मेन एक्सप्रेशन हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो जो ई नॉट आई नॉट है कांस्टेंट, उसको हमने यहाँ बाहर कर दिया है। अंदर का बचा हुआ एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज़ है विद डी टी। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं इंटीग्रेशन में डायरेक्टली, तो हम इस स्क्वायर पावर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस 2 को हमने ई नॉट आई नॉट के साथ बाहर कर दिया, और जो यहाँ पर 1 और कॉस 2 ओमेगा टी है उसके साथ डी टी को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो डी टी का इंटीग्रेशन अलग कर रहे हैं, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी के लिए अलग कर रहे हैं। 0 से टी दोनों के लिए लिमिट्स है, ई नॉट आई नॉट ऑलरेडी बाहर है। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है डी टी के लिए टी हो गया, लिमिट 0 से टी, और जो cos 2 ओमेगा टी डी टी है इसका एक्सप्रेशन डायरेक्टली 0 आता है। आप लिख सकते हैं, इसको याद रखेंगे, साइन 2 ओमेगा टी और cos 2 ओमेगा टी ये हमेशा 0 होते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। तो 0 से टी के लिए इनका एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर टी की जगह पर लिमिट कैपिटल टी माइनस 0 से टी बनेगा, और इस एक्सप्रेशन को हम एवरेज पावर के फॉर्मूले में रखेंगे। तो हमें कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल होकर मिल जाता है ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, जिसका फॉर्मूला ई नॉट अपॉन रूट 2 और आई नॉट अपॉन रूट 2 लिखा जा सकता है। ये बन जाता है ई आर एम एस आई आर एम एस, और इसी को हम वर्चुअल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और है, आई वर्चुअल को ई आर एम एस अपॉन आर लिख कर ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर और वी इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन आर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अलग अलग फॉर्म में जैसे भी आपसे पूछा जाए, ध्यान रखेंगे सब एक ही केस के फॉर्मूले हैं, और यही हमारा एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर आर का डेरिवेशन हुआ। अब इसके बाद हमें बढ़ना है प्योर एल और प्योर सी पर, तो उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं आगे। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर इंडक्टर और इंडक्टिव सर्किट कह सकते हो, इसमें प्योर एल होगा, और ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर्म में आने वाला एक्सप्रेशन का कनेक्शन होगा। प्योर आर के लिए हम जानते हैं ईएमएफ की इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट की इक्वेशन आपको याद होगा, ये बेसिकली आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या फिर एक्चुअल में ये माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी थी। तो ये डेरिवेशन हमने पहले भी देखी है एक्सप्रेशन, उसी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे, पावर इंटू स्मॉल टाइम, पहले की तरह वोल्टेज इंटू करंट। पावर के लिए ईएमएफ की वैल्यू और करंट की वैल्यू हमने जब यहाँ सब्सटीट्यूट की तो माइनस ई नॉट आई नॉट अलग हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी से हमने साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो ये एक्सप्रेशन की जगह हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, कलर रेफरेंस से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आगे इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क डन के लिए, 0 से डब्ल्यू, 0 से कैपिटल टी के लिए माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी,
और माइनस ई नॉट आई नॉट अपन टू बाहर गया और साइन टू ओमेगा टी का आंसर होता है 0, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। कॉस टू ओमेगा टी और साइन टू ओमेगा टी कंप्लीट साइकिल के लिए 0 है, बट क्यों है वो हम यहाँ एक बार प्रूव करके देख लेते हैं। एक्सप्रेशन जा रहा है माइनस ई नॉट आई नॉट अपन टू बाहर है ऑलरेडी। साइन टू थीटा का एक्सप्रेशन या साइन टू ओमेगा टी डी टी के लिए एक्सप्रेशन है कॉस टू ओमेगा टी अपॉन में कांस्टेंट आ जाएगा 2 ओमेगा। तो इस 2 ओमेगा को बाहर कर देंगे, 2 और 2 4 ओमेगा हो गया, माइनस माइनस बाहर होकर प्लस हो गया। कॉस टू ओमेगा टी 0 से टी के लिए रखेंगे तो 2 ओमेगा में टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू सब्सटीट्यूट की है इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, जो हमारा मेथड है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, देन ओमेगा से ओमेगा कटता है तो ये cos 4 पाई बनता है और ये cos 0 बनता है, cos 0 1, cos 4 पाई भी 1। तो ये हमारा एक्चुअली यहाँ पर आंसर 1 माइनस 1 होना है और ये 1 माइनस 1 से एक्सप्रेशन बनेगा 0, और इसी वजह से एवरेज पावर एसोसिएटेड यहाँ पर आ जाती है 0। ठीक है, तो डेरिवेशन को एक बार अच्छे से आप ऑब्जर्व कर लेंगे और किसी तरह का डाउट है तो इसको एक बार दोबारा से फॉलोअप करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर प्योर कैपेसिटर का केस बहुत ही आसान है, प्योर इंडक्टर जैसा ही है। प्योर कैपेसिटर में इंडक्टिव सर्किट जो होगा, इसमें बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर इक्वेशन आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, पहले वाले में माइनस थी, तो बस यहाँ माइनस का फ़र्क चल रहा है, पहले की ही तरह है। मेरा सजेशन है एक बार आप लोग खुद से करके ज़रूर देखें, इसको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास माइनस हुआ करता था प्योर एल में, यहाँ प्लस आ गया है क्योंकि यहाँ ओमेगा टी 90 प्लस थीटा के हिसाब से आता है। साइन 90 प्लस थीटा की फॉर्म है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, उसको हम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। बाकी का एक्सप्रेशन पहले की तरह है, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ माइनस नहीं है एक्स्ट्रा, जो ऊपर से सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ भी बाहर कॉमन निकालेंगे तो कॉस टू ओमेगा टी अपन टू माइनस अब की बार बाहर करेंगे, लेकिन पहले की तरह सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ भी ये वैल्यू 1 माइनस 1 के फॉर्म में 0 आंसर देगी, और इस वजह से एक्सप्रेशन हमें मिलेगा एवरेज पावर एसोसिएटेड फॉर प्योर कैपेसिटर इज ऑल्सो 0। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ाते हैं आगे। अब जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो जनरल डेरिवेशन है, किसी भी सर्किट के लिए काम करेगी। 7 सर्किट है, उसके 3 प्योर हमने इंडिविजुअल लेवल पर देख लिए हैं। अब हम इसको जनरल सर्किट के फॉर्म में करने चल रहे हैं। तो ईएमएफ हमने माना है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, आप चाहें तो प्लस 5 भी मान सकते हैं। 5 हम यहाँ पर फेज डिफरेंस लेकर चल रहे हैं। नाउ स्मॉल वर्क डन टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, डी डब्ल्यू आ जाएगा पी इंटू डी टी, पी के लिए ई इंटू आई डी टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 डी टी के साथ है। ई नॉट आई नॉट बाहर अलग कर दिया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस 5 डी टी के साथ आ गया। और अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन ए माइनस बी का, वो है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों एक ही हैं, बस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया है। कलर रेफरेंस से आप ध्यान रख सकते हैं इसका। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई करना है, वो हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है। और अब यहाँ 2 फॉर्म आ गई हैं, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई के साथ और एक साइन 2 ओमेगा टी अपन 2 साइन फाई के साथ डी टी। टोटल वर्क डन के लिए अगेन इंटीग्रेशन करना है कंप्लीट साइकिल 0 से टी के लिए। डी डब्ल्यू का डब्ल्यू एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से टी हो रहा है। और अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाला पार्ट है प्योर आर में आया था, और साइन 2 ओमेगा टी वाला पार्ट हमारा प्योर एल और प्योर सी में चल रहा था। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के एक्सप्रेशन में t/2 आंसर बनता है, और कॉस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 वाले एक्सप्रेशन में 0 आंसर बनता है। तो कर लेते हैं इसको आगे बढ़ाकर। ई नॉट आई नॉट ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से कॉस फाई बाहर किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का एक्सप्रेशन, और यहाँ साइन 5/2 को बाहर किया तो साइन 2 ओमेगा टी डी टी का एक्सप्रेशन। कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, आप चाहें तो पहले की तरह डेरिवेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से। साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी t/2 होता है कंप्लीट साइकिल में, और साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 होता है। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़, तो ई नॉट आई नॉट अपनी जगह पर है, अंदर कॉस फाई अपनी जगह पर है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है ये इस एक्सप्रेशन की जगह आया है। कलर रेफरेंस से ध्यान रख सकते हैं इसका। और इसी तरह से जो 0 पार्ट आया है वो इस एक्सप्रेशन की वजह से आया है, ये जो 0 बना है हमारा, ये हमारा इस एक्सप्रेशन की वजह से बना है। तो कलर रेफरेंस से थोड़ा याद रख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो ये सेकंड पार्ट 0, पहला पार्ट t/2 के साथ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई t/2 डब्ल्यू अपन टी के फॉर्मूले में रखेंगे, जो हमारा जनरल फार्मूला है। और उसमें हमारे पास
ये कुछ ऐसा बन रहा है 1/t ई नॉट आई नॉट फाइव t/2, टी से टी कैंसिल हो रहा है, ई नॉट आई नॉट कॉस 5/2, 2 को हमने पहले की तरह √2 में स्प्लिट किया और ये फार्मूला बन जाता है IRMS cos 5। ये हमारे एवरेज पावर का मेन फार्मूला है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एनी AC सर्किट इज IRMS cos 5, जिसमें phi इज द फेज डिफरेंस और cos 5 यहाँ पर कहलाता है पावर फैक्टर ऑफ द AC सर्किट। AC सर्किट का पावर फैक्टर है ये। यहाँ पर ये फैक्टर हमें बताता है कितनी पावर एसोसिएटेड होगी किसी AC सर्किट में, phi की वैल्यू से उसे डिसाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं उसको अभी हम आगे एक टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, बढ़ाएंगे आगे। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इम्पीडेंस ट्रायंगल। एक स्पेशल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें परपेंडिकुलर हमें बताता है रिएक्टेंस XL - XC, बेस बताता है रेजिस्टेंस और इसी तरह से हाइपोटेन्यूज हमें इम्पीडेंस देता है Z। तो ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर रिएक्टेंस बता रहा है, बेस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट इम्पीडेंस ऑफ एन AC सर्किट, इसे हम नाम देते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल की मदद से हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं cos 5। बेसिकली पावर फैक्टर इज द क्वांटिटी विच गिव्स द पावर कंज्यूम्ड इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में आने वाली पावर कंजम्पशन की वैल्यू को ये बताता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। cos 5 का फॉर्मूला ट्रू पावर अपन अपेरेंट पावर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे तो P/IRMS फॉर्म जो थी हमारे पास, उस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, IRMS और साथ में फिर ये IRMS के साथ होगा। तो IRMS ये एक्सप्रेशन में आ गया है। इसी को हम ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर कहते हैं, क्योंकि P का फॉर्मूला हमारे पास IRMS इंटू cos 5 था, उसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, तो cos 5 का दूसरा फॉर्मूला हमारे इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से बन रहा है, cos 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R/Z भी इसका फॉर्मूला बनता है। ये हमने एक्सपेंड ज़रूर कर दिया है, लेकिन आप इसको R/Z की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है वॉटलेस करंट और वॉटलेस सर्किट। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। It is the AC circuit in which there is no power consumed across circuit components and current in such circuit is called whatless current और powerless current। हमने देखा प्योर L, प्योर C और एक और सर्किट होता है प्योर LC। इन सर्किट्स की खास बात यह है कि इनमें एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस नाम का फैक्टर हम प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं करते। हम सारा खेल यहाँ पर थियोरेटिकली कर रहे हैं। तो प्योर L और प्योर C के अक्रॉस एवरेज पावर कंजम्पशन 0 है। ऐसे सर्किट कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं, ऐसे सर्किट को हम नाम देते हैं वॉटलेस सर्किट। इसमें आने वाली करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट या फिर पावरलेस करंट। एग्जाम्पल में हमारे पास है प्योर L, प्योर C एंड प्योर LC सर्किट। हमारे इस केस के सर्किट होते हैं जिसमें cos 5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 0 होगी, क्योंकि 5 इसमें 90 डिग्री रहता है, इसलिए हमारा पावर फैक्टर 0 रहता है। एंड हेंस इन सच सर्किट्स नो पावर इज कंज्यूम्ड इन दीज सर्किट्स। ठीक है, तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे, बढ़ाते हैं फिर आगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर है हमारे पास जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रॉपर्टी आती है, प्रोवाइडेड उससे पास होने वाली करंट को आप चेंज करवा रहे हो, जो कि AC में ऑटोमेटिकली होता ही है। तो यहाँ से पास होने वाली करंट को मेंटेन करने के लिए हमारे अप्लाइड EMF को कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मेंटेनिंग करंट इन द सर्किट, उसी को हम नाम दे देते हैं एनर्जी स्टोर्ड। तो स्मॉल वर्क डन की बात करें तो पावर इनटू स्मॉल टाइम, EIDT कर ही रहे हैं। टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, ये हमारी मेन इक्वेशन है कि अप्लाइड EMF को इंड्यूस्ड EMF के बराबर और नेगेटिव साइन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होना ही होगा। तो अगर इसे आगे बढ़ाएं तो अप्लाइड EMF E है, माइनस फार्मूला एज इट इज़ है, और इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला ही हमने -LdI/dt फॉर्म में रखा है। तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, LdI/dt है, dW का एक्सप्रेशन ऊपर बनाकर मिल जाएगा हमें
ई आई डी टी के लिए ई जो है हमारे पास एल डी आई बाई डी टी वो हमने यहाँ रखा, तो ई की जगह एल डी आई बाई डी टी, आई अपनी जगह पर, डी टी अपनी जगह पर, डी टी से डी टी कैंसिल करेंगे और फॉर्मूला हमारा आ जाएगा एल आई डी आई। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करंट के साथ वेरिएशन है और एसी सर्किट में आप जानते हैं करंट का वेरिएशन 0 से आई नॉट चलता है, तो 0 से आई नॉट आई डी आई के लिए एक्सप्रेशन कर रहे हैं। डी आई यहाँ स्मॉल टर्म है, इस तरह से लिख लेंगे इसको, और आई की पावर 1 मतलब आई की पावर 1+1 अपन 1+1, बहुत पुराना फार्मूला है इंटीग्रेशन का। 0 से आई नॉट आई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे का 2 बाहर कर दिया हमने, और आई स्क्वायर की जगह आई नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, और इसी से हमारा एक्सप्रेशन बना है हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर। यहाँ जो वर्क होगा ये मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, याद रखना यू बी से, इसीलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको भी थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एलसी ऑसिलेशंस के नाम से, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और देख लेते हैं इसको भी हमारे पास क्या है सिचुएशन। ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर हमने एल और सी लगा रखा है। इस एल और सी के अक्रॉस एनर्जी के ऑसिलेशंस होंगे जिसको हम एल सी ऑसिलेशंस कहते हैं। दीज आर ऑसिलेशंस ऑफ एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जब हम उसको एक बार सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर देंगे, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैटरी सेल लगाई है, की K1 और K2 रखा है। अभी K2 को ओपन रखेंगे और K1 को क्लोज रखेंगे तो यहाँ से चार्ज सप्लाई होगा और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज की K1 एंड ड्यू टू दिस द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग एंड सम केमिकल एनर्जी फ्रॉम द सेल इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विच इज़ गिवन बाय, ये हमारा फर्स्ट यूनिट से आने वाला एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q²/2C। अब हम प्लग K1 का प्लग निकालेंगे और K2 को इंसर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस 0 वैल्यू और कैपेसिटर के अक्रॉस फुल चार्ज, ये कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू होगा और अपनी एनर्जी को खर्च करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट में करंट मेंटेन करने के लिए। तो नाउ on removing plug of key K1 and closing key K2 so that capacitor starts discharging across inductor and therefore induced EMF is produced across the inductor due to which electric energy of the capacitor starts decreasing। लेकिन जो कैपेसिटर की एनर्जी यहाँ से डिक्रीज होगी वो इंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होने लगेगी और हमें मिलती रहेगी एज हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा, एज सुन एज कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एल कोलैप्स होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी इधर की डायरेक्शन को, जो ये नीचे आ रहा है, इसको रिवर्स करेगा और दूसरी साइड से कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। प्रोसेस कंटिन्यू होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस फिर से वापस एनर्जी आ जाएगी Q²/2C। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, एनर्जी ऑसिलेट करेगी। इसी ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं LC ऑसिलेशन और इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो होती है 1/2π√LC। ये हमारा एक्सप्रेशन है फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये एक्सप्रेशन हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन है और फ्रिक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर जब भी इन्हें सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। दो तरह के होते हैं, पहले केस में डैम्प्ड, जो कि मैक्सिमम केसेस में मिलते हैं। ये तब जब सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा और एक टाइम के बाद ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम फीडबैक सर्किट लगा के रखें या रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा माने, तो फिर उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आता। ऐसे ऑसिलेशंस को हम नाम देते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ भी आपको दिखाएंगे। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन की कैटेगरी ये है, यहाँ एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जा रहा है जो एक्चुअल केस में होता है। अदरवाइज ये वाले ऑसिलेशंस अनडैम्प्ड कहलाते हैं जब सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं होगी। और अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है LCR सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट का। इसके लिए तो ज़रूर आप ध्यान में रखें, यहाँ पर थोड़ा सा स्टार भी लगा के चलेंगे क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। LCR सीरीज़ रेजोनेंट सर्किट, ये रेजोनेंट वर्ड कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता है, आप जानते हैं। रेजोनेंस फिनोमिना करवाता है। रेजोनेंस का मतलब होता है फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। कहीं पर भी अगर साइकिल है, ऑसिलेशंस हैं, उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कराने के फिनोमिना को हम
रेजोनेंस कहते हैं। और ये हमेशा तब होता है जब दो फ्रीक्वेंसी सोर्स इक्वल फ्रीक्वेंसी के आपस में कलेक्टिवली काम करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अ सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सर्किट एडमिट्स मैक्सिमम करंट करस्पॉन्डिंग टू ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट। एंड उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू आर से डिनोट करते हैं। क्या है देखते हैं। एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए तो हम पढ़ चुके हैं, करंट इज इक्वल्स टू ई अपॉन जेड होता है, जेड का फॉर्मूला हमने यहाँ रखा है। हमें रेजोनेंस के लिए करंट को मैक्सिमम करवाना है, उसका सबसे आसान तरीका है इस फैक्टर को हटा दो, और ये तभी हो सकता है जब आप इसमें एक्सएल और एक्सी को ज़ीरो करवा देंगे। एक्सएल और एक्सी के एक्सप्रेशन को ज़ीरो कराने के लिए एक्सएल और एक्सी को इक्वेट कर दो। अगर इक्वल भी हो जाते हैं एक्सएल और एक्सी तो ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो होगा। एक्सएल और एक्सी के इक्वल हो जाने की सिचुएशन में और ऐसा होते ही सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगी, बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन आ गई है। आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ई अपॉन आर है। आई नॉट करंट एट रेजोनेंस का ही कहलाई जाएगी। इवन इसको हम आई नॉट से अच्छा हम इसको आई मैक्सिमम कह लेते हैं। करंट एट रेजोनेंस है। रेजोनेंस कंडीशन जो आ रही है एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी है, इसको हम ओमेगा एल और 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं, जिसमें आर रेजोनेंस के लिए यूज़ हुआ है। ओमेगा आर और ओमेगा आर मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आर का स्क्वायर है 1 अपॉन एल सी, और ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी। 2 पाई न्यू आर में स्प्लिट करेंगे तो आप देख रहे होंगे ये फ्रीक्वेंसी हमारी वही फ्रीक्वेंसी आ गई है जो एलसी ऑसिलेशन के पास ऑलरेडी होती है। यानी कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर इतनी है और एलसीआर सीरीज सर्किट में जो एलसी ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ही होती है। दो इक्वल फ्रीक्वेंसीज के मैच हो जाने की वजह से यहाँ फिनोमेना हो जाता है रेजोनेंस का, और सर्किट में करंट हो जाती है मैक्सिमम। कैसा ग्राफ बनता है ग्राफ देखेंगे, उससे पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो जो ग्राफ यहाँ पर आता है वो कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ न्यू आर पर देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ है। तो ये ग्राफ धीरे धीरे करंट को इंक्रीज़ करता हुआ दिखा रहा है। यहाँ करंट मैक्सिमम हो गई है और उसके बाद ये फिर रिड्यूस होने लगेगी। ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस 100 ओम पर है, अगर उस रेजिस्टेंस 100 को भी 10 ओम आप कर देंगे तो ये पीक वैल्यू जो आ रही है करंट की और ज़्यादा चली जाती है, और इस तरीके से ग्राफ आता है। तो ये करंट का वेरिएशन है विद फ्रीक्वेंसी एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू आर, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है। इस न्यू आर फ्रीक्वेंसी पर जो यहाँ पर करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, न्यू आर से ज़्यादा पर भी करंट कम होती है, रिड्यूस होती है, और न्यू आर से कम फ्रीक्वेंसी रहने पर भी करंट रिड्यूस होती है। इस बात को चेक करने के लिए हम एक स्पेशल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, द फैक्टर विच डिटरमाइंस द डेप्थ और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बताता है। मैथमेटिकली बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। दोनों ही फॉर्मूले से एक ही एक्सप्रेशन हमें मिलता है, चाहे ये कह लेंगे या फिर ये एक्सप्रेशन कह लेंगे, दोनों ही हमें एक ही एक्सप्रेशन बताते हैं। फॉर्मूले का एक्सपेंशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके सामने है। ई एल को आई एक्सएल लिखा है, ई आर को आई आर लिखा है, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, तो रेजोनेंस पर ओमेगा आर जिसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट एल सी है। एडजस्टमेंट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन मिलता है सॉल्व करने के बाद। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेटर द क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर विल बी द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अगर हम इस ग्राफ में कंपेयर करें तो R इक्वल टू 10 ओम पर क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, R इक्वल टू 100 ओम पर क्वालिटी फैक्टर कम है, और ये इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है कि Q और R में रिलेशनशिप इन्वर्स है, जो हम फॉर्मूले से भी टैली कर सकते हैं। ये इन्वर्स रिलेशन है Q और R का। तो एक ऐसा फैक्टर जो हमें डेप्थ और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताएगा। पीक वैल्यू जितनी ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज़्यादा, यानी रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर आने वाले कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया। अब आगे इसके कॉन्सेप्ट्स बढ़ाने के लिए जो फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।